स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वॉलेटाइल जियोपॉलिटिक्स के ज़माने में हर कोई चाहता है, हर देश चाहता है कि वो अपनी हेजेमनी को बनाकर रखे, अपना दबदबा कायम करके रखे। और पिछले कुछ सालों में छोटे देशों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बड़े लार्ज पावर्स जैसे कि यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनके पास वेपन डेवलपमेंट और डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में छोटे देश रैपिडली अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे कि ये भी अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और जो माहौल चल रहा है एक तरीके से पूरी दुनिया का, कब कहाँ लड़ाई छिड़ जाए किसी को पता नहीं। तो ऐसे में हर देश के पास ज़रूरी है कि उसकी कोई ना कोई डेटरेंस हो, कि उसके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हों जिनके बारे में जानकर शत्रु उनसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचे। राइट। तो इन्हीं छोटे कंट्रीज में रिसेंटली अभी हमारे सामने आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है एंड दे हैव डेवलप्ड सच अ मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर यूएस भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको असफलता ही झेलनी पड़ी। राइट। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्यों यूएस के पसीने छूट रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा एंड लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस। तो दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं इसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर दुनिया का एक्चुअली अटेंशन 2021 में पड़ा, जब चाइना ने पहली बार अपनी इस मिसाइल को डेवलप किया। इट क्रिएटेड अ हाइपरसोनिक मिसाइल जिसने धरती का एक ऑर्बिट लगाकर अपने इंटेंडेड टारगेट को सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी से मिस कर दिया था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी की डेमोन्स्ट्रेशन हो गई थी। इस एक्सपेरिमेंट के कुछ ही देर बाद 2021 में ही रशिया ने भी अपनी जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया एंड व्लादिमीर पुतिन रियली अप्रिशिएटेड इट्स डिफेंस फोर्सेस और उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाई कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल को और ज़्यादा डेवलप करना है। इनफैक्ट यूक्रेन में भी उन्होंने इस तरह की कुछ मिसाइल्स को डिप्लॉय किया है। राइट। अब ये जो छोटे देश हैं, पर्टिकुलरली देखो कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जापान हो गया, राइट, इट इज़ ऑल्सो स्मॉल कंट्री। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया, ईरान की, जो कि यूएस के एडवर्सरी माने जाते हैं। ठीक है। और ईरान के ऊपर खास अटेंशन देनी पड़ेगी बिकॉज करंटली मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड अ टेंडेंसी एंड इज एक्चुअली हैविंग अ टेंडेंसी जिससे ये और ज़्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेच आउट हो चुका है। स्ट्रेच आउट होने की वजह से अब दूसरी पावर्स भी इसमें एंटर हो सकती हैं, जो हूथी रिबेल्स यमन से, राइट, रेड सी पर हड़कंप मचा रहे हैं। दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और अगर ईरान के पास इस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजी है विच इवन द यूएस इज लैकिंग, तो क्या मायने हो सकते हैं इसके। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है ना। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि व्हाट एग्जैक्टली इज हाइपरसोनिक मिसाइल और इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बट उससे पहले आप में से जो लोग यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, टारगेट करना एक बात है, लेकिन प्रिपेयर होना एंटायरली डिफरेंट है। एग्जाम के बारे में सोच के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर उस मेहनत में आपके साथ कोई गाइड हो, आपको सही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई व्यक्ति हो, आपके रेगुलर टेस्ट हो, राइट, तो आप काफ़ी अच्छा अपनी पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ में आपकी मदद करने के लिए टीम स्टडी IQ ने P2I बैच को स्टार्ट किया है, जिसका लेटेस्ट बैच 17 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं आपको, उन पर क्लिक करके यू कैन टेक द एडमिशन एंड 36,000 का कोर्स है अदरवाइज, बट CS लाइव कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, जिससे कि 24,000 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो काफ़ी कुछ आपको मिलता है। बेसिकली एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू नीड फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन यू आर गेटिंग हियर। पूरा का पूरा सिलेबस, यानी कि आपके बेसिक से हम शुरू करेंगे NCERT लेवल से, राइट, और धीरे धीरे आगे ऊपर उसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर हो जाएंगी एंड सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका जो फाउंडेशन है, ये 9 to 18 जनवरी ऑफ 2025 ये कंप्लीट हो जाएगा। मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स होता है, तो एक सफिशिएंटली डिसेंट मार्जिन से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ साथ देखो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आपसे अगर मैं किसी भी फिल्म की कहानी पूछूं, वो ब्रॉडली आपको पता होता है। गदर की कहानी पूछूंगा, पता होगी। लेकिन अगर गदर में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूं, दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ सकीनाज मदर, राइट, यहाँ सकीना किस कॉलेज या स्कूल में पढ़ती थी जहां पर ओ मैं निकला गड्डी लेके वो गाना गाया गया था, तो मुश्किल होती है याद करने में। पढ़ाई भी इसी तरह है। ब्रॉडली हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, मेन मुद्दे याद रहते हैं, लेकिन सवाल जिन चीजों पे पूछा जाता है उसको अगर रिवाइज नहीं किया दिक्कत आती है। इसलिए इस कोर्स के अंदर आपको एक क्रैश कोर्स, जिसको हम SIP प्लस कहते हैं, वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा।
जैसे ही फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा आपकी क्रैश कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसी में आपको प्रीलिम्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 75 से ज्यादा सेक्शनल और 8 फुल लेंथ टेस्ट मौजूद रहेंगे। सीसैट की वर्कशॉप, सीसैट की टेस्ट, दे विल ऑल्सो बी देयर एंड इंटरव्यू गाइडेंस तक हम आपका पूरा साथ देंगे। इवन प्री अगर आपका क्लियर हो जाता है तो दिल्ली एनसीआर में आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहां पर हम एडवांस कोर्स शुरू कर देते हैं जहां पर हफ्ते में 3 दिन आपके पूरे सिलेबस को दोबारा रिवाइज किया जाता है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। 2 दिन रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कि आपकी उंगलियों में वो ताकत आए जिससे 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आप लिख सकें, और 1 दिन करंट अफेयर्स को दिया जाता है। डेली मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डे 1 से हम शुरू कर देंगे एंड हर हफ्ते वीकेंड पर आपका जो एक हफ्ते में जितना भी आपने पढ़ा है उसका एक एमसीक्यू का टेस्ट होता है 50 एमसीक्यूज का, जिससे यू आर एबल टू रिवाइज, राइट। सो दिस कोर्स एक्चुअली कैन बी योर हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर एन इफेक्टिव यूपीएससी प्रिपरेशन। तो इसमें एनरोल जरूर करना, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो CS लाइव ये कोड आप चेकआउट के टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। Having said that, let us talk about what is hypersonic missile. Hypersonic missile basically वो मिसाइल्स हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। इनफैक्ट इसकी साउंड की स्पीड ना 5 टाइम्स ज्यादा उससे होनी चाहिए, ठीक है, कि मिसाइल की स्पीड साउंड से 5 गुना ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर दोज मिसाइल्स जिनकी स्पीड साउंड से लगभग 5 गुना या उससे भी ज्यादा होती है, तभी इनको मैक 5 भी कई बार कहा जाता है। इनकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसको 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली इस मिसाइल से, क्योंकि इसकी बहुत हाई स्पीड है। हाई स्पीड होने की वजह से इतनी फुर्ती से ये निकलती है कि इसको डिटेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। सो व्हेनेवर देयर इज एन इनकमिंग मिसाइल वी ऑलवेज हैव काउंटर मेजर्स जिससे कि उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी, प्रोटेक्ट आवर द टारगेट, राइट। लेकिन यहां पर उसकी स्पीड ही इतनी तेज होगी मिसाइल की कि जो वार्निंग सिस्टम्स हैं, मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, दे विल नॉट बी दैट मच रिस्पॉन्सिव, राइट। इसी के साथ साथ मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की काफी एडवांस होती है जिससे कि अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट वो कर सकते हैं, राइट। कि मिसाइल का अगर कोर्स आपको पता है कि ये मिसाइल इधर से आकर ऐसे गिरेगी, राइट, तो यू कैन जस्ट टारगेट द कोर्स, राइट, और बीच कोर्स में उसको आप खत्म कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन ये मैन्यूवरिंग ऐसी करती है कि इट इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल एंड सो पावरफुल, सो फास्ट दैट अगेन अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां पर भी फेल हो जाते हैं। फ्लाइट टाइम रिड्यूस हो जाता है, ऑब्वियसली जब स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी ही अपने टारगेट को अटैक कर देगी, राइट। तो इसमें क्या है कि अटैक इतना फास्ट कंडक्ट हो सकता है जिस भी कंट्री के पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि एडवर्सरी को जवाब देने का शायद मौका ही ना मिल पाए, राइट। मान लीजिए आपने ये मिसाइल यूज कर ली किसी के एयर बेस को डिस्ट्रॉय करने में, तो इससे पहले वो अपने F-16 या कोई भी इस तरह के फाइटर जेट्स लॉन्च करे उससे पहले ही उसके एयरफील्ड्स, एयर स्ट्रिप्स वही ध्वस्त हो सकती हैं, राइट। सो क्वाइट एडवांस इन दीज टर्म्स एज वेल। इसी के साथ साथ अगर हम टाइम एंड स्पीड इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनकी रेंज भी काफी अच्छी खासी होती है, ठीक है। हाई स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी ये इनकी एक्सटेंडेड इफेक्टिव हाइपरसोनिक रेंज बना देते हैं जिससे कि काफी दूर के टारगेट्स को ये अटैक कर सकती है। सो किसी भी कंट्री के पास अगर ये मिसाइल है तो आज की डेट में जितने भी कन्वेंशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम एंड काउंटर सिस्टम, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाले सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। सो एक्चुअली ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकती है दीज हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्लियरली आप समझते हैं कि अगर किसी की मिलिट्री के पास ऐसी मिसाइल हैं तो मिलिट्री एडवांस्ड है। अगर किसी के पास ये मिसाइल है तो उसके एडवर्सरीज सोच समझकर उससे पंगा लेंगे, राइट। पता लगा सांप के मुंह में हाथ डालने वाली बात हो गई, शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात हो गई, राइट। तो डेटरेंस के मामले में भी ये इट एड्स टू द डेटरेंस ऑफ अ कंट्री, राइट। डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो ताकत होना जिससे कि हमसे कोई उलझने की कोशिश ना करे। इसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जियोपॉलिटिक्स में समटाइम्स वी हैव टू टेक वेरी क्विक डिसीजंस, ठीक है। उन क्विक डिसीजंस में मान लो हमें पता है कि एक एडवर्सरी हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल बेसिस के ऊपर अटैक करने वाला है एंड वी हैव टू डू समथिंग रियली क्विक। तो हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी स्पीड और एजिलिटी की वजह से हमें सशक्त करते हैं कि उनके अटैक से पहले हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकें, राइट। तो वो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, राइट। इसी के साथ साथ एरियल डिनायल में भी ये काफी काम आता है। एरियल डिनायल का मतलब है कि हमारी अगर टेरिटरी है तो वी डोंट वांट एनीवन एल्स टू जस्ट कीप पासिंग ऑन फ्रॉम दैट टेरिटरी, हमारी एयर स्पेस की वायलेशन हो। तो ऐसी मिसाइल्स अगर हैं, राइट, और हम उनको यूज भी कर सकते हैं, तो अगेन ऐसी डेटरेंस आती है कि वी कैन डिनाई द एरियल एंट्री ऑफ वेरियस अदर एयरक्राफ्ट, ठीक है, खासकर जो हमारे एडवर्सरीज हैं। अब यहां पर नॉर्थ कोरिया पर आते हैं। नॉर्थ कोरिया ने ऐसा है कि अभी रिसेंटली प्योंगयांग के पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, राइट।
साउथ कोरिया और जापान की मिलिट्री ने इन बैलिस्टिक मिसाइल की ऑब्जर्वेशन करते हुए ये बताया है दैट इट इज वेरी लाइकली कि ये मिसाइल लॉन्च हुई है और नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच के वाटर में जाकर इनको लैंड किया या टारगेट किया, कि बेसिकली ये मिसाइल टेस्ट हुआ है। तो इनकी मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है और इनका जो टारगेट था वो नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच के वाटर्स में एक टारगेट था जिसके ऊपर अटैक करना था, तो वो कंडक्ट हो चुका है। और इस मिसाइल में 2 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नॉर्थ कोरिया ने एग्जीक्यूट किए हैं, सॉलिड फ्यूल मिसाइल, ठीक है, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल का भी प्रयोग किया गया है। सॉलिड फ्यूल से क्या होता है कि ये स्टेल्थ ऐड करती है। स्टेल्थ का मतलब ये मिसाइल बहुत ही शांति से आप कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो जो मूवमेंट होती है, ठीक है, मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह, खासकर बड़ी मिसाइल, इनकी मूवमेंट में ना एस्पियोनाज पूरी दुनिया के इतने स्ट्रांग हैं कि पता लग जाता है दैट कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइल में क्या होता है कि बिकॉज इट इज यूजिंग सॉलिड फ्यूल, तो बहुत ज़्यादा बिना ज़्यादा मूवमेंट किए बहुत ही स्टेल्दीली, खामोशी से ये अपना काम कर सकती है। इट कैन बी डिप्लॉयड एनीवेयर दैट यू वांट एंड यू कैन बेसिकली यूज इट, राइट। अलॉन्ग विद दैट मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल, ये मिड फ्लाइट में ट्रैजेक्टरी को ऑल्टर कर सकता है जिससे एक्यूरेसी भी एनहांस होती है और इसके कुछ और भी फायदे हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, MARV, ये मार्व है क्या, राइट। तो ये एक टाइप ऑफ पेलोड है, राइट। पेलोड आप समझते हैं कि मिसाइल के ऊपर एक पेलोड लगा होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करेगा एंड इट विल री एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज ऑफ इट्स फ्लाइट। एक मिसाइल के साथ लगा हुआ है, राइट, एटमॉस्फेयर को लगभग एग्जिट कर लेता है और उसके बाद री एंट्री इसकी होती है। जो ट्रेडिशनल री एंट्री व्हीकल होते हैं उसमें क्या होता है कि द बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, राइट, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, एक जगह से लॉन्च हुई, राइट, और दूसरी जगह इसने अटैक किया, तो ये जो ट्रैजेक्टरी है ये काफी प्रिडिक्टेबल है, वेरी प्रिडिक्टेबल। लेकिन माव में क्या होता है, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, राइट। गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम क्या है कि इसको ऐसे लॉन्च कर देगा, राइट, कि जैसे ठुप करके ऊपर गई, राइट, और यहां पर जाकर इट विल टर्मिनल फेज में इट विल डिसाइड कि हिट किसको करना है। तो अगर नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक ट्रैजेक्टरी में लॉन्च हो गई है, तो यहां इस ट्रैजेक्टरी और एंगल से पता लगाया जा सकता है कि कहां हिट करेगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाएगी सीधी, अर्थ के एटमॉस्फेयर को एग्जिट करेगी, वहां पर जाकर थोड़ा आगे जाएगी, यहां पर मिड फ्लाइट इट कैन चेंज इट्स ट्रैजेक्टरी एंड डिसाइड इट्स टारगेट। तो वहां पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक एलिमेंट आता है, ठीक है। थोड़ा विजुअली मैंने काफी ड्रामेटिकली थोड़ा समझा दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो यहां पर इसकी ट्रैजेक्टरी को भेदना, डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है, राइट, एंड इट कैन ऑल्टर इट्स ट्रैजेक्टरी। तो जब पता ही नहीं है कि ये मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसे घूम फिर के आ रहा है, राइट, तो मैं कैसे इंटरसेप्ट करूंगा, कैसे इसको डिस्ट्रॉय करूंगा, राइट। तो एनिमी की डिफेंसेस को ये ओवरकम कर सकते हैं। अब नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने, ठीक है, माना जाता है कि 2021-22 में भी इसके टेस्ट कर लिए थे, लेकिन उनकी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया था। इट वॉज ओनली इन जुलाई लास्ट ईयर, जुलाई की एक मिलिट्री परेड हुई थी जहां पर इनकी हवासोंग 12B IRBM, राइट, हवासोंग 12B IRBM, ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ पाई गई, जहां से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, राइट। एंड दिस इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूएसए, क्योंकि कई रीजंस की वजह से यूएसए ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि यूएस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं नहीं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो यूएस की हैं उनमें इन दोनों टेक्नोलॉजीज की इंटीग्रेशन मुश्किल है। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया के पास पहले ये इंडिविजुअली ऐसी मिसाइल थी जिसमें सॉलिड फ्यूल मिसाइल भी उसने डेमोन्स्ट्रेट की एंड मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल भी डेमोन्स्ट्रेट किया। यहां पर अभी जो रीसेंट मिसाइल है इसमें इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, विच इज वेरी डेंजरस, राइट। तो यूएस में फ्लाइट टेस्ट फेल होते गए, राइट। इसी के साथ साथ इनका टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी नहीं है इनके पास टू एनहांस देयर हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, दीज मेजर रीजंस, यूएसए ये मिसाइल को डेवलप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब ईरान और नॉर्थ कोरिया के पास है, चाइना और रशिया ने ऑलरेडी इसमें एक महारत हासिल कर रखी है। सो दिस इज लाइक क्वाइट, यू नो, ये यूएस की जो लॉन्ग स्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिफेंस है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ यूएस डिफेंस पॉलिसी, इसको बिगाड़ रहा है। यूएस की हेजेमनी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो यूएस मिलिट्री अभी भी, ऐसा नहीं है कि इस मिसाइल के ना होने से वो बहुत कमजोर मिलिट्री बन गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के आने से कई सारे नए डायनामिक्स पिक्चर में एंटर हो जाते हैं, जिससे कि जो यूएस के एडवर्सरी हैं वो यूएस की सुपीरियरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, इसके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इवेड कर सकते हैं और इसके क्रिटिकल एसेट्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि नेवल फ्लीट्स एंड ओवरसी बेसिस।
और जब दुनिया का बहुत शक्तिशाली ऐसा कंट्री कभी इनसिक्योर फील होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो यूएस के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि वो अपनी इस टेक्नोलॉजी पर काम करे जो कि वो कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम भारत को भी चाहिए कि वो भी ऐसी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, रशिया हमारा एवरग्रीन फ्रेंड रहा है, राइट, एंड ऑब्वियसली वी आर गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिजनेस एज वेल इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल परचेस। यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पर हमने रशिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ऐसे वोकल नहीं हुए। इनफैक्ट जो सैंक्शंस लगे थे, कहीं ना कहीं भारत को ऐसे ब्लेम करते हैं वैसे तो कि सैंक्शंस आपकी वजह से फेल हो गए, लेकिन हमने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जिसमें रशिया के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हुए। सो एक्चुअली seeing the gestures and the stance of India for past so many years, right? So we can actually bank upon our friendship with Russia and utilize that to develop similar technologies, right? और इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिजिनस ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी पर किसी दूसरे कंट्री पर, खासकर वो कंट्री जब वो चाइना के साथ काफ़ी नज़दीक हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करना शायद समझदारी नहीं होगी, शायद सही नहीं होगा, राइट? सो इंडिया के लिए ये वे फॉरवर्ड है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो P2I बैच में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन टेक दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, कमेंट में लिंक मिल जाएंगे, एंड यू नो डिस्काउंट चाहिए तो CS लाइव कोड आप यूज़ कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।